से ऊपर हो जाए तो शुरू करते हैं. यस, वी आर गुड enough to go. Okay, members, welcome back to another session on this auspicious day of Ashtami and Navami and Dussehra tomorrow. रश्मि अपनी ही मेंबर है, लाइफ मेंबर है और खुद सब कुछ अपने घर में करती हैं. जो भी फ्लावर्स या वेजिटेबल्स उगाती हैं अपने आप ही करती हैं अपने सॉइललेस मिक्सचर में. तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हम लोग जो अपने टेरेस में अब प्लांट्स उगाते हैं तो यही हमेशा छोड़ देते हैं कई दफा कि भाई मिक्सचर हैवी हो गया तो गमले इधर से उधर कौन उठाएगा, छोड़ो, नहीं करते. तो रश्मि वेरी जेनरसली ऑफर्ड कि मैं आपके लिए सेशन करूंगी. Although she herself does it commercially, she was in a plant bazaar last year selling her soilless mixture, but all hats off to her कि आज she's ready and willing to teach us how to make our own soilless mixture for you to have painless, hopefully painless gardening experience. And I must tell you, रश्मि ने पिछले साल पहली दफा पार्टिसिपेट किया हमारे नोएडा फ्लावर शो में और नॉविस सेक्शन का मैडम सब कुछ जीत जात के ले गई थी. तो विच इज वेरी क्रेडिटेबल है. ना हैंगिंग बास्केट्स आई एम श्योर जो सॉइललेस मिक्सचर में भी होंगी और फॉर एमेच्योर कैटेगरी में दे केम फर्स्ट. सो आप लोग भी सुनिए, उससे इंकरेजमेंट लीजिए. एंड अब शो का तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, आप अपना जरूर अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए, नहीं तो हम आपस में इसी तरह जूम सेशन से अपना फ्लावर शो कर लेंगे एक दूसरे को दिखा के कि हमारे घरों में क्या उग रहा है. Petunia is the theme flower. हाँ जी, एंड पिटूनिया इज द थीम फ्लावर. तो जितने भी उसमें क्वांटिटीज में उगा सकते हैं, जो सीडलिंग्स मिलती हैं या सीड से आप उगा रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. एंड नाउ हैंड ओवर द पोडियम टू रश्मि. रश्मि, ऑल योर्स. प्लीज मैं रिक्वेस्ट आप अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए एंड वीडियोस भी ऑफ कर दीजिए ताकि बैंडविड्थ में ज्यादा ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम ना हो. Questions, if any, will be entertained at the end of the session as usual, and in between, after Rashmi has done most of her demonstration and explanation, we'll have a group photograph. Over to you, Rashmi. Thank you, ma'am. FSN member को सबसे पहले मेरा नमस्कार. मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी मंजू मैम, दीपा मैम, ज्योति मैम, वंदना मैम, जिन्होंने पोस्टर डिजाइन की, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूं. आज का टॉपिक है ग्रोइंग इन सॉइललेस पॉटिंग मिक्सचर. तो ये सॉइललेस पॉटिंग मिक्सचर क्या है, इसका यूज कहाँ है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, आज मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी. इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी जिसमें थोड़े से स्लाइड्स हैं, उसके साथ मैं बताऊंगी. उसके बाद मैं ये सॉइललेस पॉटिंग मिक्सचर को बनाते कैसे हैं यहाँ पर आपके सामने बनाकर दिखाऊंगी. सॉइललेस पॉटिंग मिक्सचर एक तरह का मिक्सचर है जिसमें किसी भी तरह की फील्ड सॉइल या गार्डन सॉइल नहीं होती है. इसमें कई तरह के ऑर्गेनिक एंड लिटिल बिट इनऑर्गेनिक मटेरियल हम कह सकते हैं, इसके मिक्सचर के फॉर्म में ये बना होता है. सॉइललेस पॉटिंग मिक्सचर की जनरली जो यूज होते हैं ये कमर्शियल कल्टीवेशन में होते हैं. ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में जो वेजिटेबल के सीडलिंग ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करते हैं, जनरली सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का यूज वहां पे लोग कर रहे हैं कमर्शियल कल्टीवेशन में. लेकिन अगर हम अर्बन हॉर्टिकल्चर के शहर की बात करें तो अगर हम ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया यूज करते हैं तो हमारे लिए गार्डनिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सबके पास स्पेस बहुत कम है, टाइम बहुत कम है. देन we can say in limited space and limited time we can do gardening with this potting media के साथ हम एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं. ये एक अल्टरनेटिव मीडिया है सॉइल का. सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को हम क्यों प्रेफर करें, सबसे पहले ये बात होती है. सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को प्रेफर करने का ये कारण है कि ये बहुत ही लाइट इन वेट होता है.
अगर हम एक सॉइल मिक्सचर गार्डन सॉइल के साथ जो हम कंपोस्ट मिलाकर बनाते हैं और गार्डनिंग सॉइल के कंपेयर में अगर हम सॉइलेट स्पॉटिंग मीडिया की वेट की बात करें तो ये 1/4 वेट इसका रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर का कंपोजिशन इस तरह से होता है कि ये जो मीडिया है उसको ऑक्सीजनेटेड रखता है, प्रॉपर एरेशन प्रोवाइड करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, ड्रेनेज भी होती है। इसमें किसी भी तरह के इंसेक्ट, पेस्ट और पैथोजन नहीं होते हैं और इसमें जो है प्लांट हमारा बहुत ही हेल्दी ग्रो होता है और हमें समय समय पर इसमें जैसे दूसरे प्लांट के लिए दूसरी मीडिया को के साथ हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमें फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत होती है। इस पॉटिंग मीडिया के साथ भी हमें फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत होती है। ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया बहुत ही सुटेबल है बालकनी एंड वर्टिकल गार्डनिंग के लिए। वर्टिकल गार्डनिंग के लिए सुटेबल हम इसलिए कह सकते हैं, जो वर्टिकल गार्डनिंग में हम पॉट को हैंग करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के जो पॉट होते हैं बेसिकली इसकी हैंगिंग फॉर्म में इसको हम रखते हैं। तो हैंग करने के लिए जिस भी स्ट्रक्चर पे हम हैंग करते हैं, चाहे वो आयरन रॉड हो या फिर वो अगर हम बांस की लकड़ी पे हैंग करते हैं या फिर हम वॉल में नेल लगाकर हैंग करते हैं, वॉल में कोई स्टैंड लगाकर हैंग करते हैं, तो ये लाइट इन वेट होने के कारण हमारे स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये फ्री होता है किसी भी तरह का इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज और किसी तरह की कॉन्टामिनेशंस नहीं होती है। ये सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हम प्लांट अगर ट्रांसप्लांट करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं उसके लिए भी बेस्ट होता है। जब हम प्लांट बाय करके लाते हैं बाजार से, मार्केट से, तो उस प्लांट को वो या तो प्लास्टिक की थैली में होता है या फिर किसी तरह की पॉट में होता है, छोटे पॉट में, उसको हम अपने मनपसंद पॉट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के लिए भी ये स्पॉटिंग मीडिया का यूज हम करते हैं, तो प्लांट की जो एस्टैब्लिशमेंट है बहुत ही अच्छी होती है और ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इसके ट्रांसफर करने के लिए जब हम प्लांट को बाय करके लाते हैं, इसके रूट बॉल को इंटैक्ट रखना है और जो भी कंटेनर हम चूज करेंगे उस कंटेनर में प्लेस करके जो स्पेस बचता है उसमें ये मीडिया को फिल करेंगे। फिल करने के बाद इस प्लांट को हम सुटेबल प्लेस पे रख देंगे। इसमें रूट का जो है ग्रोथ इतना फास्ट होता है कि प्लांट प्रॉपर एस्टैब्लिश हो जाता है। लाइट इन वेट होने की वजह से जो कंटेनर होता है उसको हैंडल करना बहुत ही इजी होता है। ये फास्टर ग्रोथ ऑफ प्लांट को देता है और जो एक्सेस वाटर होता है उसको ड्रेन कर देता है और रूट जोन में प्रॉपर एरेशन प्रोवाइड करता है। जो इंग्रेडिएंट होते हैं सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के, वो है कोकोपीट, परलाइट एंड वर्मिकुलाइट। कोकोपीट इज द बेसिकली बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री। परलाइट इज द वन काइंड ऑफ द रॉक जो कि इसको हाई हीट पे गर्म करने से ये अपने जो वॉल्यूम है उसका 10 टाइम एक्सपैंड कर जाता है और इसका मेन रोल होता है कि ये जो हमारी मीडिया है उसमें प्रॉपर एरेशन को प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड रखता है। इसके साथ साथ फर्निश द वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट इज अ नेचुरल माइका। ये इसका काम है कि ये वाटर को होल्ड करता है और समय समय पर जब हमारे प्लांट को जरूरत होती है ये वाटर को रिलीज करता है। साथ साथ वाटर के साथ साथ ये मिनरल्स को भी एब्सॉर्ब करके रखता है। सॉइल स्पॉटिंग मीडिया किसी भी तरह के प्लांट के लिए सुटेबल है और हम कह सकते हैं किसी भी जगह के लिए भी सुटेबल है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कई प्लांट कई तरह का सॉइल को प्रेफर करते हैं। कुछ प्लांट होते हैं वो एसिडिक सॉइल को प्रेफर करते हैं, कुछ अल्कलाइन को करते हैं, कुछ न्यूट्रल को करते हैं। हमारा यहाँ पर सॉइल पीएच को हमने लिया है। सॉइल पीएच का मतलब ये हुआ है कि ये जो सॉइल पीएच है प्लांट की एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी को मेजर करता है। जैसे कि हमारा नोएडा का सॉइल अल्कलाइन है, जो 7 अगर पीएच आ रहा है उसको हम न्यूट्रल पीएच कहेंगे, 7 से कम वाले को एसिडिक कहेंगे और 7 से ज्यादा वालों को अल्कलाइन कहेंगे। और अल्कलाइन में भी अगर वो पीएच 8 और 8.5 के आसपास आती है तो वो जो हमारी सॉइल है वो सलाइन या सोडिक सॉइल कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे सॉइल में जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं नोएडा में, उस पे वो वाइट लेयर सॉल्ट का लेयर जम जाता है। ये कभी वाइट होता है और कभी कभी लाइट ब्राउन कलर का होता है। ये लेयर
वाटर में, हमारे नोएडा के वाटर में सॉल्ट है, उसके डिपोजिशन की वजह से होता है। एंड जो हमारी मिट्टी है यहाँ की वो अल्कलाइन होती है, इसकी वजह से ये डिपोजिशन हो जाती है। इसमें जो हमारे कुछ क्रॉप हैं जो थोड़ा एसिडिक सॉइल को प्रेफर करते हैं, जिसकी रेंज है पीएच 4.5 टू 5.8। ये है हमारे पोटैटो हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, वाटरमेलन हो गए। और अगर फ्रूट की बात करें तो ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रस्पबेरी, ये सारी हैं। अगर हम अबाउट मॉडरेटली एसिडिक की बात करें तो इसमें कैरेट, गार्लिक, पार्सले, पंपकिन, जो कुकर बीट्स वाले पौधे हैं वो ग्रो होते हैं। अच्छा। और अगर फ्रूट की बात करें तो इसमें चेरी, गूसबेरी, पीच, पियर एंड स्ट्रॉबेरी। अगर हम न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन की बात करते हैं तो इसमें ब्रासिकेसी फैमिली के वेजिटेबल्स जो आते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, मस्टर्ड, नॉलकॉल, ये सारे वेजिटेबल्स है जो स्लाइटली अल्कलाइन पीएच को प्रेफर करते हैं। साथ में जो कुछ फ्रूट क्रॉप है जैसे कि ग्रेप, पॉमग्रेनेट, फिग, ये भी स्लाइटली अल्कलाइन पीएच को प्रेफर करते हैं। जब हम ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया यूज करते हैं तो हमें ये पीएच के लिए वॉरी होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच होता है और सभी प्लांट को अपने आप में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। तो अगर हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को यूज कर रहे हैं तो ये नोएडा के अल्कलाइन सॉइल में भी प्लांट का एक अच्छा ग्रोथ, हेल्दी प्लांट देता है और हमें सॉइल करेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे नोएडा के सॉइल में हम अल्कलाइन सॉइल में सॉइल करेक्शन करते हैं कि जिप्सम सॉल्ट मिलाते हैं, इप्सम सॉल्ट मिलाते हैं, ताकि एल्कलिनिटी हमारी थोड़ी कम हो, पीएच थोड़ा हाई हो और प्लांट को एक कंजीनियल इन्वायरमेंट दे, ताकि प्लांट सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में एब्सॉर्ब कर सके। क्योंकि अगर पीएच करेक्ट नहीं होता है तो सॉइल से जो प्लांट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब नहीं करते और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का हमारे गार्डन में, जैसा कि मैंने बताया कि ये सुटेबल है टेरेस गार्डनिंग के लिए, रूफटॉप गार्डनिंग के लिए एंड कंटेनर गार्डनिंग के लिए। जो हम पॉट में प्लांट्स उगाते हैं, जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं प्लांटर में, उसके लिए सुटेबल है। इसके साथ साथ हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में क्या ग्रो कर सकते हैं और क्या ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में जो मैंने ग्रो किया है उसमें हर तरह के फॉलिएज प्लांट, माय गार्डन इज द सॉइल फ्री। मेरे जितने भी प्लांट है वो सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में लगे हुए हैं। आई ग्रो ऑलमोस्ट लीफी वेजिटेबल, उसके साथ साथ मैंने चेरी टोमेटोज, कैप्सिकम, बेल पेपर, रेड चौलाई, ये सारे वेजिटेबल्स, बीन्स, कैरेट, सारा मैंने सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में ग्रो किया है। जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट है वो भी सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में ग्रो किया है। जो बल्बस प्लांट है, कॉम्स, राइजोम्स से ग्रो होते हैं, उसको भी ग्रो कर सकते हैं। सैलेड क्रॉप को, फ्रूट क्रॉप को, इवन स्ट्रॉबेरी, पॉमग्रेनेट एंड गुआवा को मैंने ग्रो किया है सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में। ये ग्रोथ के साथ साथ अगर हम प्लांट प्रोपेगेशन की बात करें तो सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में प्लांट प्रोपेगेशन भी बहुत अच्छे से होता है। जो भी प्लांट हम कटिंग से बनाते हैं, ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया यूज करके इस प्लांट की कटिंग को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हम गिफ्टिंग ऑफ प्लांट करते हैं उसमें जो मीडिया है उसकी जगह हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया यूज कर सकते हैं। इवन जो ऑफिसेस में जो हम प्लांट रखते हैं, जहां पर जो टेबल टॉप की प्लांट कर लें या फिर कॉर्नर की प्लांट है, वो भी हमारे सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया हमारे रूफटॉप या टेरेस गार्डनिंग में किस तरह से हेल्प करता है। किसी भी बिल्डिंग की डिजाइन इस तरह से की जाती है कि वो एक लोड बियरिंग कैपेसिटी हो, उसमें वो सर्टेन लोड को बियर कर सके। लेकिन जब हम हैवी प्लांटर अगर अपने रूफटॉप, बालकनी या टेरेस पे रखते हैं तो वो लोड कंसंट्रेटेड हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चरल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं वॉल्स पे और रूफ पे। अगर हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में हम अपने प्लांट को ग्रो करते हैं तो जो वेट है वो कम जाता है। जैसे कि अगर हम 22 इंच की एक पॉट लेते हैं, प्लांटर लेते हैं, तो अगर 22 इंच की अगर हम किसी प्लांटर में अगर हम नॉर्मल सॉइल का मिक्सचर हम उसमें डालते हैं तो उसकी वेट अप्रॉक्स 25 टू 26 केजी होती है। लेकिन अगर हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया उसी प्लांटर में डालते हैं तो इसकी वेट 5 टू 7 केजी के बीच में आती है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 1/4 वेट इसका रिड्यूस हो जाता है अगर हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को हम अपने प्लांटर में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने बालकनी और टेरेस में हम नंबर ऑफ प्लांटर को बढ़ा सकते हैं वेट को बैलेंस करते हुए। इसको रखने से हमारे रूफ टॉप पे, बालकनी पे स्ट्रेस नहीं होता। बिल्डिंग पे जो स्ट्रक्चरल क्रैक कंसंट्रेटेड लोड की वजह से आती है, उसके होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर हम गार्डनिंग, हम सभी गार्डनर हैं, हम जानते हैं कि जो गार्डनिंग है उसका एक बेसिक रूल होता है कि हम अपने प्लांटर को रोटेट करते हैं समय समय पे। कभी उसकी प्लेसिंग चेंज करते हैं और कभी उसको रोटेट करके जिधर से लाइट के कंसंट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको प्रॉपरली हम समय समय पर रोटेट करते हैं। अगर हम हैवी प्लांटर है तो उसे रोटेट करने में हमें बहुत मुश्किल आती है। लेकिन अगर हमारा प्लांटर बहुत हल्का है तो बड़े बड़े प्लांटर को हम, खासकर हम लेडीज, बड़ी आसानी से उसको उठाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख लेते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम क्लीनिंग करते हैं तब भी हमें पॉट को डिस्प्लेस करने की जरूरत होती है। उस केस में भी हमें ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में ग्रो किया हुआ प्लांटर बहुत ही हेल्पफुल होता है, ताकि लाइट वेट होने की वजह से इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से रख लेते हैं और इसको हैंडल करना बहुत ही इजी हो जाता है। जब हम सीडलिंग की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो बेसिक तौर पे सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का यूज है कमर्शियल सीडलिंग कल्टीवेशन में होता है, तो ये सीडलिंग के ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करता है। जो सीड एक नॉर्मल सॉइल में 10 डेज में जर्मिनेट होता है, हमारे सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में 5 to 6 डेज में जर्मिनेट हो जाता है, यानी कि फास्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड है। इसके साथ साथ क्योंकि ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया एक कंजीनियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है सीड के जर्मिनेशन के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज 70% होता है। 70% जर्मिनेशन इज द बेसिक, इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से 70% जर्मिनेशन है तो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सीड है। और अगर हम सॉइल में डालते हैं, हमारी जर्मिनेशन और कम हो जाती है तो हम वॉरीड होते हैं। When we are using soil spotting media for the germination of the seed, तो हमारे सीड का जर्मिनेशन फास्टर होता है और सीड के जर्मिनेशन की रेशियो भी ज्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया फ्री है किसी भी तरह के डिजीज, इंसेक्ट एंड पैथोजन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीडलिंग स्टेज में हमारा सबसे बड़ा फंगस अटैक होता है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ दो तरह के होते हैं, प्री इमर्जेंट डैम्पिंग ऑफ एंड पोस्ट इमर्जेंट डैम्पिंग ऑफ। प्री इमर्जेंट डैम्पिंग ऑफ में जो फंगस होता है, उस सीड के जो यंगर सीडलिंग है उसके सॉइल के बाहर आने के पहले ही उस पे अटैक करता है, वो रॉट कर देता है। ये ऐसा होने का वजह ये माना जाता है कि सॉइल में हमारा प्रॉपर कंपेटेबल कंडीशन नहीं है सॉइल की। सॉइल कॉम्पैक्ट है, उसमें ड्रेनेज अच्छा नहीं है, एरेशन अच्छा नहीं है, इसलिए फंगस अटैक कर रहा है और प्लांट को रॉट कर रहा है। दूसरा होता है पोस्ट इमर्जेंट डैम्पिंग ऑफ, जिसमें सीडलिंग तो निकल आते हैं लेकिन यंगर सीडलिंग के ऊपर फंगस अटैक करता है सॉइल लाइन के ऊपर और हमारा प्लांट गिर जाता है। इसी तरीके से रॉट होता है जो कि प्लांट के सीडलिंग स्टेज के बाद भी फंगस अटैक करता है, उसके वस्कुलर सिस्टम में चला जाता है। वस्कुलर सिस्टम में जाने की वजह से प्लांट का फिगर, जो प्लांट जो इतना हमें बड़ा होता है, जो बड़ा सा देखने में लगता है, उस पर अटैक करता है। लॉस ऑफ फिगर हो जाता है प्लांट का, डिफोलिएशन होने लगते हैं, पत्ते गिरने लगते हैं, जो एलोइंग ऑफ लीव्स होने लगती है और सडन डेथ ऑफ द प्लांट हो जाती है। ये भी हमारे जो प्लांट सॉइल में जो फंगस है उसकी अटैक की वजह से होता है। फिर एक तरह का और प्रॉब्लम होता है निमेटोड का, रूट नॉट निमेटोड। अगर हमारा सॉइल में किसी तरह का ये इंसेक्ट पैथोजन है तो ये निमेटोड जो होते हैं रूट पे अफेक्ट करते हैं और वहां गॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं। गॉल का फॉर्मेशन होने की वजह से जो रूट है सॉइल से प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और प्लांट की विल्टिंग हो जाती है। देन सॉइल स्पॉटिंग मीडिया यहाँ पर हमें हेल्प करता है कि इन सारे डिजीजेस से प्लांट को बचाता है और प्लांट को हेल्दी रखता है और फास्टर ग्रोथ भी देता है।
जो हमारे बल्बस प्लांट है, अभी सब लोग विंटर का बल्बस प्लांट ग्रो कर रहे हैं। एशियाटिक लिली, ओरिएंटल लिली, आइरिस, फ्रेशिया, हायसिंथ, एस्पेरिस, ऑक्जेलिस, बहुत सारे हैं ये एमेरेलिस जो कि समर में ग्रो करते हैं। इनको ग्रो करने के लिए अगर हम ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में लगाते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि कभी हमारी चर्चा होती है कि हम किस तरह का सॉइल यूज करें बल्बस प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो जवाब में ये आता है कि रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ अगर इस बल्बस प्लांट सारे जो हैं, इनको अगर हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में ग्रो करते हैं, तो ये जो बल्बस प्लांट है, इनका रूट ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, जिससे प्लांट एस्टेब्लिश हो जाता है। इसके साथ साथ ये प्रॉपर स्टेम का भी ग्रोथ देता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ऑक्जेलिस के बल्ब, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑक्जेलिस के बल्ब बहुत ही छोटे होते हैं। अगर हम इसे सॉइल में लगाते हैं, इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में लगाते हैं, तो ईच एंड एवरी बल्ब जर्मिनेट करता है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ देकर इसमें फ्लावरिंग आती है। मैंने अपने सारे फ्लावर्स, जितने तरह के बल्ब हैं, आइरिस है, फ्रेशिया है, लिली है, मैंने सारे सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में ग्रो किए और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। फ्लावर के साइज भी बड़े मिले हैं और प्लांट का जो देखने में भी हेल्दी प्लांट मिले हैं और जो प्लांट का ग्रोथ भी फास्टर है और टाइमली इसमें फ्लावरिंग आई है। इसके साथ अगर हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को इंडोर गार्डनिंग के लिए, इन हाउस गार्डनिंग के लिए हम यूज करते हैं, इधर इन ऑफिस और हाउस, इसमें भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ऑफिस या फिर अगर हम हाउस में इंडोर की कंडीशन बोले, तो इसमें हमारा बहुत ही लो लाइट होता है। लो लाइट यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, सन रेज से जो हमें मिलता है, वो लाइट प्रॉपर नहीं मिलता है, या इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता है, जिसमें जितनी रोशनी में जो फुट कैंडल है, जो कि लाइट के को मेजर करते हैं, वो फुट कैंडल का अमाउंट बहुत ही कम हो जाता है। लो लाइट में 50 टू 250 फुट कैंडल लाइट होता है। इस लो लाइट में भी जो हमारा इंडोर्स प्लांट है, जैसे कि हम देखते हैं, चाहे वो सिंगोनियम हो, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो, पाम हो, इवन की जितने भी तरह के मनी प्लांट हैं, इसके साथ साथ एग्लोनीमा की वैरायटी है, एग्लोनीमा की जो भी रेड वैरायटी, ग्रीन वैरायटी जो इंडोर प्लांट है, जीजी प्लांट है, इन सब का रिजल्ट ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में बहुत ही अच्छा आया है। इसकी वजह एक ये है कि ये लाइट इन वेट होने की वजह से प्लेसमेंट तो सही है कि मूव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये इतना प्रॉपर एरेशन और ड्राइनेस प्रोवाइड करता है, ताकि वो उसमें सॉइल स्पॉटिंग मीडिया तो हमारा इंसेक्ट, पेस्ट एंड पैथोजन से फ्री है। उसके बाद फर्दर प्रॉपर एरेशन एंड ड्रेनेज होने की वजह से पोस्ट स्टेज में भी इसमें किसी तरह के पैथोजन की अटैक की संभावना कम हो जाती है और प्लांट हेल्दी फॉर्म में अच्छे से ग्रो होता है। मैं प्रोपगेशन के लिए तो मैं कहूंगी दिस इज द मैजिकल सॉइल। मेरे पास स्पेस बहुत कम है, लेकिन मैं इसी कम स्पेस में प्लांट को प्रोपगेट भी करती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे हिबिस्कस के स्टेम कटिंग से भी प्लांट बनाए हैं, बेबी सनरोज के प्लांट बनाए हैं, सेंसिवेरिया के लीफ कटिंग से प्लांट ग्रो किए हैं। अभी मैंने अपने जो क्राइजेंथीमम है उसकी टर्मिनल कटिंग से भी प्लांट ग्रो किए हैं। ये सारे मैंने सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में किए हैं। जो प्लांट प्रोपगेशन के लिए मैजिकल सॉइल हम इसलिए कहेंगे, ये इजी है हैंडल करना, हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे और जो स्टेम कटिंग हमें चाहिए कट करेंगे, चाहे वो हार्डवुड कटिंग हो या फिर सॉफ्टवुड कटिंग हो, वो कट करेंगे। कट करने के बाद अगर हमारे पास रूटिंग हार्मोन है, उसमें हम डिप करेंगे। तो रूटिंग हार्मोन नहीं भी है, देन वी मे इंसर्ट दैट पोर्शन ऑफ द स्टेम, उसको नोट के नीचे के पोर्शन को हम पॉटिंग मीडिया में इंसर्ट करेंगे और बहुत ही कम समय में, विद इन मंथ, जो हार्ड बॉडी स्टेम कटिंग है उसमें विद इन मंथ उसमें रूट ग्रोथ हो जाते हैं और उसमें लीव्स वगैरह निकल के प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इवन की लीफ कटिंग में होया हो, बिगोनिया हो, सेंसीवेरा हो, इनकी जो लीफ कटिंग को हम लगाएंगे, लीफ को लगाएंगे, तो इसमें भी बहुत अच्छे से तुरंत ही बहुत कम समय में ये प्लांट
ग्रो होना शुरू हो जाता है। इवन क्राइजेंथेमम जैसे क्राइजेंथेमम हो या फिर कार्नेशन हो, जो टर्मिनल स्टेम से प्लांट ग्रो करते हैं, इसमें प्लांट जो है बहुत ही जल्दी, जो छोटी पौध कहते हैं, वो पौध बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं और इसमें नंबर ऑफ फाइब्रस रूट होते हैं। ये फाइब्रस रूट होने की वजह से जब हम इस पौध को अपने में घर में लाकर या फिर अपने घर से किसी बड़े पॉट में हम शिफ्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ रूट होने की वजह से ये रूट अच्छे से जो नया मीडिया होता है उसमें प्रोलिफरेट करके एस्टैब्लिश हो जाता है और ग्रोथ शुरू कर देता है। रश्मि, एक मिनट जरा रुकेंगे। विवेक, आप जरा म्यूट करिएगा प्लीज। आई थिंक 2-3 माइक्स ऑन है जिससे आवाजें आ रही हैं बीच में। थैंक यू। चलिए रश्मि। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट वन, हम अगर सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को गिफ्टिंग और प्लांट में हम यूज करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा मीडिया है, क्योंकि आजकल तो प्लांट को गिफ्ट करना फैशन हो गया है। फैशन के साथ साथ मैं भी प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ग्रीन गिफ्टिंग इज अ वेरी गुड। इसमें क्या है, अगर हम अपने जो प्लांट पसंद का प्लांट हमने बाय कर लिया, प्लांटर को बाय कर लिया, क्योंकि अगर हम ये स्टैब्लिश प्लांट को, अगर हम जैसे जो हम ग्रो करते हैं गार्डनर, वो स्टैब्लिश प्लांट को, इतने महंगे महंगे प्लांट को हम मॉल से या शॉप से बाय करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इस केस में हम अपना किसी भी जो प्लांटर हमें चूज करना है वो प्लांटर चूज कर ले, सुटेबल साइज का प्लांट चूज कर ले, उस होल को हम कवर करें। कवर करने के बाद जो हमारा प्लांट है उसको हम पॉट में डालें, उसके साथ साथ जो खाली स्पेस है उसमें सब में हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को फिल कर दें। ये गिफ्टिंग ऑफ प्लांट में सबसे पहले है कि ये बहुत ही इजी है। हम कहीं भी बैठकर अपने रूम में टेबल पे बैठ के, इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें समय चाहिए और हम अपने गार्डन में बैठे तब हम उस प्लांट को बनाएंगे और कस्टमाइज करेंगे। वेरी इजी है, कहीं भी हम बैठ जाएं और इस प्लांट को हम लगा सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इजी टू हैंडल है। इसके साथ साथ जो हम टेबल टॉप की प्लांट और गिफ्टिंग की प्लांट भी की बात करते हैं, तो हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को प्रेफर करने का 2-3 इंपॉर्टेंट वजह है। एक तो इसको लगाना इजी है, इसके बाद जो लगे हुए प्लांट है उसको हैंडल करना इजी है। इसके साथ साथ प्लांट की ग्रोथ तो बिल्कुल 100% श्योर है कि होनी ही होनी है, बशर्ते कि हम उसमें वाटरिंग और न्यूट्रिएंट का ख्याल रखें। इसके साथ साथ जो वाटर में अगर हम कोई पॉट में प्लांट लगाते हैं और उसमें वाटरिंग करते हैं लगाने के बाद सॉइल के साथ, तो सॉइल पानी के साथ लीक करके उस एरिया को मडी बनाता है। तो ये डिसएडवांटेज सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के साथ नहीं है। सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में जब हम वाटरिंग करते हैं तो सिर्फ एक्सेस वाटर उससे ड्रेन आउट होता है, कोई भी सॉइल के साथ मडी वाटर ड्रेन आउट होकर नहीं आता है। ये एडवांटेज है सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के साथ। ये मेरा छोटा सा स्क्रीन शेयर है। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी शेयर करना चाहूंगी कि सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को बनाएंगे क्या, कैसे, और सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के डिसएडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज तो मैंने बता दिया। डिसएडवांटेज सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का ये है कि ये बड़े प्लांट को सपोर्ट नहीं करता है। अगर हमारा प्लांट बहुत बड़ा है और इसको हम लगाते हैं तो प्लांट का वेट ज्यादा हो जाता है और मीडिया का, जो हमारा पॉटिंग सॉइल है, उसका वेट कम होता है। तो जब तेज हवा चलती है हमारे टेरिस या बालकनी में तो ये प्लांट गिर जाता है, क्योंकि वेट नहीं होने की वजह से, लाइट इन वेट होने की वजह से, जब ऊपर की ओर हवा चलती है तो हवा प्लांट पे प्रेशर डालती है और प्लांट जब गिरता है तो पॉट के वेट को, ये पॉट का वेट प्लांट को रेजिस्ट नहीं कर पाता, उसके साथ वो पलट जाता है हमारा गमला। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि बहुत तरह के सारे बल्ब इसमें ग्रो कर सकते हैं, बट मेरा ग्लैडियोलस का एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे ग्लैडियोलस ग्रो किए थे सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में। प्लांट बहुत ही विगर था, प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा था, फूल भी बहुत ही बड़े साइज के क्वालिटी फ्लावर आए, कलर भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें स्टैकिंग की प्रॉब्लम आई मुझे। जो हम स्टैकिंग कर रहे थे, क्योंकि ये जो ग्लैडियोलस का प्लांट था वो लगभग 2 फुट लंबा चला गया था और स्टैकिंग करने पे ये इतना लाइट अंदर था सॉइल की, जो मैंने डंडा लगाया उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब भी मैं कभी गमला को मूव करूं या फिर थोड़ी सी हवा आए तो प्लांट के साथ साथ हवा पे प्रेशर डालने के साथ साथ वो डंडा भी प्लांट को लेकर गिर गया, पॉट भी गिर गया। इसके साथ साथ इसकी डिसएडवांटेज ये है
कि ये बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट नहीं होता है। रिच इन न्यूट्रिएंट नहीं होने की वजह से इसमें हमें रेगुलर इंटरवल पे हमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है। फर्टिलाइजर में हम मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट जो हमारा NPK है वो ऐड करते हैं। इसके साथ साथ हम माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ऐड करते हैं। इसके साथ साथ एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो इसमें परलाइट होती है बहुत लाइट वेट होती है। इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो कि वाटर को होल्ड करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पोर और लाइट वेट होने की वजह से जब हम इसमें लगाने के बाद जब हम वाटरिंग करते हैं तो ये परलाइट ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं और व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है। इससे भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गर्मी के दिनों में अप्रैल और मई में बहुत तेज हवा चलती है तो ये परलाइट हवा के साथ उड़ता है। ये डिसएडवांटेज है सॉइल स्पॉटिंग मीडिया की। इसके साथ साथ वर्टिकल गार्डन के लिए तो मैं कहूंगी और बालकनी गार्डन के लिए एक तरीके का वरदान है, क्योंकि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो स्पेस कम होने की वजह से गार्डनिंग में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तब मैंने अपने सारे गार्डन को स्विच ओवर कर लिया धीरे धीरे सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में, क्योंकि मैंने ये ग्रीन हाउसेस में देखा था जब मैं स्टडी कर रही थी तब भी कि ग्रीन हाउसेस में पॉली हाउसेस में सॉइल स्पॉटिंग मीडिया यूज कर रहे हैं, बट इसको बड़े से मास स्केल में बड़े बड़े प्लांटर के लिए यूज नहीं किया था, जो मैंने यहाँ पर अपने खुद के लिए ग्रो किया। अब ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया बनाते कैसे हैं, मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने दिखाना चाहूंगी ताकि आपको आगे बनाने में दिक्कत नहीं आए। जैसा कि मैंने बताया कि सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का इंग्रेडिएंट है कोकोपीट। जरा स्लो चलना, हाँ, लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो टाइम लेंगे। ओके मैम, मैं थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लूं। या थैंक यू। हाँ, पीछे ट्रॉफीज दिखाई दे रही है FSN की। That is the decor of my house, ma'am. सारी ट्रॉफीज। चलिए, दैट्स नाइस। हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। देखो, ट्रॉफी वापस मांगने की आदत है ना, तो जहाँ दिखाई दे तो आंखें चमक जाती हैं। मैम बस एक वापस करना है। हाँ, आपसे तो एक ही वापस लेनी है, बाकी सब आपको गिव अवे दी थी। तो हम वापस भी नहीं मांग रहे हैं रश्मि, बिकॉज अभी तो रखिए सजा के, फ्लावर शो होगा तभी हम मांगेंगे वापस। हाँ जी, चलिए बताते चलिए क्या चीज क्या है रश्मि। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का इंग्रेडिएंट है कोकोपीट। ये कोकोपीट पाउडर है। ये कोकोपीट पाउडर के फॉर्म में भी पैकेट में मार्केट में अवेलेबल है एंड कोकोपीट ब्रिक के भी फॉर्म में है। जब हमें ब्रिक ये खरीदने जाएंगे तो उस पे हम पैकेट पे लिखा हुआ जरूर देखेंगे कि ये स्टरलाइज है या नहीं। पाउडर के ऊपर भी हम देखेंगे स्टरलाइज है या नहीं। अगर उस पैकेट के ऊपर स्टरलाइज लिखा हुआ है तो इट्स ओके, हमें फर्दर स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टरलाइज नहीं लिखा हुआ है तो इस कोकोपीट को हम स्टरलाइज करते हैं। पाउडर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ब्रिक लेकर आते हैं तो ब्रिक को एटलीस्ट 4 to 5 आवर या ओवरनाइट हम सोक करते हैं किसी बड़े कंटेनर में पानी में डालकर। सोक करने में क्या होता है कि ये कोकोपीट जो ब्रिक होता है अपने वॉल्यूम का 5 टाइम्स वाटर को एब्सॉर्ब करता है और एक्सपैंड हो जाता है। जो इसके फाइबर्स होते हैं, इस जो कोकोपीट के फाइबर्स होते हैं, बेसिकली क्या है, ये कोकोनट इंडस्ट्री का बायो प्रोडक्ट है। जो जूट वगैरह, जो रस्सी वगैरह बनने के बाद जो पाउडर बच जाते हैं उसको ब्रिक के फॉर्म में मार्केट में सेल करते हैं। ये माइक्रो फाइबर्स वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं अपने 5 टाइम्स ऑफ द इट्स वॉल्यूम। जब ये ओवरनाइट हमने सोक कर लिया, सोक करने के बाद इसका पाउडर, इसको बारीक बारीक हाथ से ऐसा पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद इसको हम स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने का तरीका ये है कि इसको सन ड्राइंग करते हैं, वन मेथड। सेकेंड इज द स्टीम मेथड एंड थर्ड वन इज द ट्रीटेड विद द केमिकल्स। जो सन मेथड ऑफ ड्राइंग है, सन ड्राइंग, इसमें ये पाउडर बाद इसमें पाउडर बनाने के बाद इसको हम धूप में किसी भी बड़े फैलाकर किसी भी हम प्लास्टिक या किसी के ऊपर हम इसे रख देंगे कम से कम 2 दिन तक। इसमें धूप लग जाने की वजह से जो भी पैथोजेंस वगैरह हैं वो मर जाते हैं और ये स्टरलाइज हो जाता है।
दूसरा स्टीम मेथड है जो कि फिजिबल नहीं होता है, इसको किसी बड़े बर्तन में रखकर नीचे से स्टीम पास करना होता है, ये हमारे कंडीशन में फिजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज द, इसको हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 1 ml वाटर में डालते हैं, इस रेशियो में जितने भी बड़े कंटेनर में हम सोक करते हैं, सोक करने के समय ही हम इसमें डाल देते हैं। इस तरीके से हमारा कोकोनट पाउडर तैयार हो जाता है, स्टरलाइज कोकोनट पाउडर। सेकेंड वन इज द परलाइट। परलाइट में हम जब भी बाय करने जाएंगे तो इसके बहुत सारे ग्रेड आते हैं। हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसके परलाइट की यूज इंडस्ट्री में भी है, हम प्रेफर करेंगे हॉर्टिकल्चर ग्रेड। हॉर्टिकल्चर ग्रेड के नाम से आती है परलाइट, इस परलाइट को हम बाय करेंगे। ये बहुत ही लाइट इन वेट, बहुत ही। थर्ड वन इज द वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट ये नेचुरल माइका से बना होता है, ये ब्राउन कलर का शाइनी प्रोडक्ट है। इसको कह सकते हैं मतलब माइके का ही चूर है, नेचुरल फॉर्म में है। बेसिकली दिस इज इनऑर्गेनिक मैटर, बट नेचुरल माइका से बना है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ये तीनों इंग्रेडिएंट का कोकोनट का पीएच न्यूट्रल करता है, ये एरेशन प्रोवाइड करता है, प्लांट को ऑक्सीजनेटेड रखता है। वर्मिकुलाइट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, और इसमें ट्रेस अमाउंट में पोटेशियम एंड ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं, जो कि प्लांट को कुछ हद तक न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम मात्रा में। इसको बनाने के लिए हम वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे। 1 part कोकोपीट पाउडर, 1 part परलाइट एंड 1 part वर्मिकुलाइट। इन तीनों का एक एक पार्ट हम किसी बर्तन में डालेंगे। ये परलाइट जब आप यूज करें तो ध्यान रखेंगे, ये बारीक पाउडर होने की वजह से बहुत तेज उड़ता है, तो जो अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या सांस की प्रॉब्लम है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बहुत आराम से मिलाना है, क्योंकि ये बारीक पाउडर होने की वजह से ये बहुत तेज उड़ता है। एक जरूरी एलिमेंट रश्मि ये भी है कि जिससे मेजरमेंट ले रहे हैं, तीनों चीजें सेम मेजरिंग कप से लेनी चाहिए। यस मैम, जिससे भी मेजर कर रहे हैं वो इक्वल वॉल्यूम का होना चाहिए। जैसे मैंने ये यूज किया तो मैंने इसी साइज से 3 लिया है मैंने, राइट। परलाइट, वर्मिकुलाइट एंड कोकोपीट। ये जो 3 मिक्सचर है, 3 एलिमेंट बनने के बाद जो हमारा सॉइल स्पॉटिंग मीडिया तैयार हो गया, कोकोपीट, परलाइट एंड वर्मिकुलाइट, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। इसको हम सीडलिंग के ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। परलाइट, कोकोपीट एंड वर्मिकुलाइट के मिक्सचर को सीडलिंग के लिए यूज करेंगे, और जो अदर प्लांट है उसके लिए, एक्सक्यूज मी, जितनी मात्रा में ये तो तीनों मिक्सचर तैयार हुई है, परलाइट, कोकोपीट एंड वर्मिकुलाइट मिलाने के बाद इतनी ही इक्वल अमाउंट में हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। ये वर्मी कंपोस्ट अगर आपने फंगीसाइड से ट्रीट किया हुआ है तब बहुत अच्छा है, इसको ट्राइकोडर्मा से ट्रीट भी कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हाइजीनियम एक तरह का बायोफंगीसाइड है, जो कि दूसरे फंगस को ग्रोथ, जो सीडलिंग स्टेज में डैम्पिंग ऑफ और ये सारी जो डिजीज हो जाती हैं उसको कंट्रोल करता है। आजकल बहुत ही इसका यूज हो रहा है, हर जगह लोग यूज कर रहे हैं। पहले हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक पे आए, ऑर्गेनिक से अब नेचुरल, एंड नेचुरल से हम बायो की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्राइकोडर्मा कौन सा बताया आपने रश्मि? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। ओके, अच्छा, एक हाँ, ये वर्ड होता है। पाउडर के फॉर्म में आता है मैम, हाँ और जी। लिक्विड में भी आता है। मैंने पाउडर यूज किया है इसमें। अच्छा, इसमें 10 ग्राम हम मिलाते हैं 1 kg ऑफ एनी फार्म यार्ड मैन्योर में, चाहे वो लीफ ओके, कंपोस्ट हो, काउडंग मैन्योर हो, वर्मी कंपोस्ट हो, उसमें 10 ग्राम पर kg ऑफ कंपोस्ट हम ऐड करते हैं।
ओके ऐड करने के 10 से 15 दिन तक हम उसको शेड में रखते हैं, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। बेसिकली जो हर हम प्लांट के लिए जो मैंने बताया कि किसी भी तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट को जो हम प्रोपगेशन के लिए प्लांट यूज करते हैं, उसके लिए बल्ब को ग्रो करने के लिए, वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, ये हमारा सॉइल पॉटिंग मीडिया तैयार है। जो इसमें न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, तो इसमें ऑल्टरनेट 15 डेज पे न्यूट्रिएंट को ऐड करना है, वो है एनपीके। मैं बायो एनपीके यूज करती हूँ। उसके साथ साथ बायो एनपीके के साथ साथ मैं यूज करती हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि सीवीड बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक होता है। एंड जब प्लांट फॉलिएज कंडीशन में है, वेजिटेटिव ग्रोथ में, तब तक मैं बायो एनपीके यूज करती हूँ। और प्लांट जैसे ही बर्ड स्टेज में आ जाता है, तब मैं बायो एनपीके को स्टॉप करके बायो पोटाश यूज करती हूँ। इस बायो एनपीके और बायो पोटाश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसको फिक्स करते हैं रूट में। आप रश्मि अपने सेशन के बाद ग्रुप में ये जो ट्राइकोडर्मा का आपने बताया था वर्ड है, तो मुझे पता है, दूसरा नहीं समझ आया नाम। एनीवे आप लिख दीजिएगा। आप जो बायो एंजाइम, ये बायो एनपीके और बायो वो जो यूज करती हैं सीवी, हाँ जी, वो जो करते हैं उनके भी नाम डालिएगा। और आप आगे कंटिन्यू करें, फिर बाकी क्वेश्चन हैं ग्रुप में, मैं आपसे ले लूंगी। ओके। तो ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के साथ साथ अगर हम सही समय पे अगर हम फर्टिलाइजर को यूज करें तो हमारे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो होते हैं। और अगर वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा हेल्दी, सही टेस्ट वाला और सही साइज का हमें ये जो है वेजिटेबल में भी मिलता है। इसके साथ साथ फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में भी अच्छा रिजल्ट है इसका सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का। ये था ऑल अबाउट द सॉइल स्पॉटिंग मीडिया। इसके बाद अगर जो क्वेरी है मेंबर्स वो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। रश्मि जी, आप ये बताएं मुझे कि हाउ डिड यू स्विच ओवर टू दिस? आपने सॉइलेस मिक्सचर स्विच ओवर किया, तो व्हाट वाज द रीजन? कैसे आपको लगा कि ये बेटर होगा, या ट्रायल एंड एरर से आपने स्विच ओवर किया? मैम मेरे पास ना टाइम, मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए कि टाइम कम होता है, ये निगेटिव सेंस की बात हो जाएगी, बट समय कम होने की वजह से मैं बहुत मतलब इस तरह से ना मिक्स मट्टी तैयार करना, फिर जो उसमें कहते हैं ना कि कंपोस्ट मिला के रखो, बोन मील मिलाओ, नीम खली मिलाओ, जो प्रॉपर मिट्टी, ये मेरे लिए डिफिकल्ट होता था शुरू में। तो बीच बीच में मैं IRI रेगुलर जाती रहती थी। तो क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर से ही बिलोंग करती हूँ, वहां मेरे बहुत सारे सीनियर्स और फ्रेंड्स भी हैं, तो जाती रहती थी। तो कभी सीडलिंग लाने, कभी कुछ लाने, तो और मैं हमेशा ग्रीन हाउस में मैंने देखा कि वो ग्रो तो करते थे, तो मैं सोची मैं इसमें लगा कर देखती हूँ। तो मैंने लगाया, तो धीरे 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 मुझे बहुत इजी, मतलब रात के 12 बजे भी अगर मैं कभी प्लांट बाय करके ले आई तो रात के 12 बजे भी मेरे लिए करना बहुत कठिन नहीं होता, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ही लगा लेती थी। इसके साथ साथ मैंने ऑफिस में भी बहुत सारे अपने, जो मेरे 3 विंडो है मेरे रूम में, मैंने तीनों विंडो को ग्रीन विंडो कन्वर्ट कर दिया इसी सॉइल स्पॉटिंग मीडिया खुद से करके। मेरे पास कोई गार्डनर, कोई माली कुछ भी नहीं मैम, मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया की वजह से मेरे लिए इजी है। अपनी वो विंडोज की फोटोज जरूर शेयर करिएगा आप मेरे साथ। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया रश्मि, और इट सीम्स सो इजी एंड सो गुड। लगता है जैसे ओवरनाइट रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स वेरी नाइस। नाउ आई थिंक दीपा विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लोग जो पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माय क्वेरी। हाँ दीपा, हेलो दीपा। दीपा, हाँ जी, यू कांट हियर मी? नो, अब आया, ये आवाज आई अब। ओके, चलिए रश्मि, एक है हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ परलाइट एंड वर्मिक्यूलाइट। मैम क्वालिटी में जब भी बाय करने जाएं, वर्मिकुलाइट तो एक ही तरह की आती है,
और परलाइट में हमें ये बोलकर लेना है कि हॉर्टिकल्चर ग्रेड चाहिए। ओके, और दूसरा उसमें मैम बहुत बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, उसमें कुछ ग्रैन्युल्स जैसे होने चाहिए, ग्रेन्स मतलब दाने दाने जैसे दिखने चाहिए। अच्छा, हेमलता जी, may I request you to sit down please, it's little diverting to see you walk about. हाँ, सॉरी। दूसरा पूछ रहे हैं, क्या ये ग्रो बैग्स में मिक्सचर यूज किया जा सकता है? हाँ मैम, ये ग्रो बैग में मिक्सचर यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने ग्रो बैग में कैरेट यूज किया था, रूट क्रॉप्स जो कि जैसे कि मूली हो गए, गाजर हो गए, शलजम हो गए, टर्निप्स हो गए, बीट रूट हो गए। इस रूट क्रॉप में भी सॉइललेस मॉर्निंग मीडिया का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसकी वजह ये है कि ये लाइट वेट होने की वजह से और ये कॉम्पैक्ट नहीं होता है। कॉम्पैक्ट नहीं होने की वजह से जो रूट क्रॉप्स के रूट ग्रो होते हैं, जो उसमें फूड को स्टोर करते हैं, तो ये इजीली ग्रो कर पाते हैं। इसको फैलने का स्पेस मिलता है, कहीं से हिंड्रेंस नहीं मिलता है सॉइल कॉम्पैक्ट होने की नहीं होने की वजह से। और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि जो रूट क्रॉप इज द एक्सटेंशन ऑफ जो हमारा मेन रूट है, टैप रूट का एक्सटेंशन होता है। तो अगर हम कई बार देखते हैं कि जो गाजर है, मूली है, शलजम है, इसमें अलग से साइड से डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। वो इसलिए होता है कि जब टैप रूट डैमेज हो जाता है तो साइड के सेकेंडरी रूट्स होते हैं, वो फूड स्टोर करना शुरू होते हैं और उसका वो शेप डिफॉर्म हो जाता है। तो सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में हमें प्रॉपर शेप का हेल्दी रूट क्रॉप किसी भी तरह का, गाजर, मूली, शलजम, ग्रो बैग्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ग्रो बैग्स में रूट क्रॉप के साथ साथ दूसरे क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, इस मामले में सबसे पहला भारी क्वेश्चन, इसका जो है कॉस्ट रेशियो क्या पड़ता होगा? लाइक एक लेडी है जिन्होंने कहा 100 बैग्स के लिए विल इट बी वायबल टू स्विच ओवर टू दिस मीडिया? मैम, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि क्या कि इसको हम रीयूज कर सकते हैं। बिल्कुल रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम मिट्टी को एक बार हम किसी गमले में हम मिट्टी को उगा रहे हैं और हमने उसमें से क्रॉप निकाल लिया, वेजिटेबल हार्वेस्ट कर लिया, हमारा एनुअल प्लांट है फ्लावर, उसको सीजन खत्म हो गई तो उसको हमने अपरूट कर दिया, तो जो सॉइल बच गई उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के, न्यूट्रिएंट मिलाकर हम फिर से दोबारा यूज करते हैं। सेम लाइक दैट इसमें जो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है, हमने एक हार्वेस्ट ले लिया, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। और कॉस्ट एनालिसिस तो मैम ऑनलाइन प्राइसेस कुछ अलग अलग है सॉइललेस पॉटिंग मीडिया के। बनाने में इसका कॉस्ट कम है, थोड़ा लेबर मतलब एक्सपेंसिव इन द सेंस कि टाइम बनाने में वन टाइम मेहनत करनी पड़ती है, यूज करना आसान है। तो स्विच ओवर कर सकते हैं क्योंकि एक बार लगा लेने के बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये कई सालों तक चलता है, जस्ट लाइक द सॉइल का जो है। मतलब बना के रख भी सकते हैं रेडीमेड मिक्सचर? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बना कर रख सकते हैं, बिल्कुल पॉटिंग बना कर कर। सकते हैं। चलिए, डॉक्टर चौधरी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। फिर क्वेश्चन ये है, कोकोपीट को स्टरलाइज कैसे करें? कोकोपीट को स्टेरलाइज करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका मैम ये है कि इसको भिगोने के बाद, ओवरनाइट सोक करने के बाद जब इसको बारीक कर लेते हैं, तो हम किसी भी प्लास्टिक पे इसको, अपने टेरिस पे इसको फैलाकर 2 दिन तक धूप दिखा दें। वो धूप से जितने भी पैथोजन है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के, फंगस टाइप के हम कह सकते हैं, वो मर जाते हैं। दैट इज द, ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करना। जब हम इसको भिगोते हैं उसी समय 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 लीटर वाटर के अमाउंट में, उतने अमाउंट में क्वांटिटी के में हम डाल ले भिगोने के साथ साथ। 3.5% या 6%? 35% मैम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 35%। ओके, तो 2 ml to 1 लीटर आप कह रहे हैं कोकोपीट में डाल दें? हाँ, जैसे कि अगर हमने 20 लीटर का पानी लग जाता है मैम, 20 लीटर पानी लगता है एक 5 kg के ब्रिक को भिगोने के लिए, कि ऑलमोस्ट वो सारा 5 टाइम्स अब्सॉर्ब कर लेता है, 20 से 25 लीटर। तो अगर हम 10 ml डाल देते हैं तो 10 ml इज द सफिशिएंट फॉर द स्टेरलाइज दैट कोकोपीट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, तो फिर जब ये भीग जाता है, फिर उसके बाद सुखाने से पहले आप इसको वायर मेश से छान के पतला करती हैं, या उसको रूट्स के साथ ही जो रेशे टाइप होते हैं उसी के साथ इस्तेमाल कर लेती नहीं हैं? मैम, भिगोने में ये होता है ना, उसमें जो कई तरह के ना
बालू क्या कह सकते, सैंड रेतीली थोड़ी सी निकलती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, उसको हटा देते हैं। ओके, तो आप छानते तो नहीं है ना फिर उसके नहीं, बाद? छानते नहीं है मैम, छानते नहीं है। ठीक है। नोएडा में परलाइट और वर्म्यूकिलाइट कोई सोर्स है या सबको बालाजी के पास ही जाना पड़ेगा, कापसेड़ा? नोएडा का तो पता नहीं मैम, मुझे आइडिया नहीं है नोएडा आप का। I बताइए think कहाँ से? अनुराग has no, दीपा? हाँ जी। मैं तो दिल्ली से हमने लेकर आती अनुराग हूँ से मैम। लिया था, अनुराग। नहीं, अनुराग तो ले आएगा, मगर दिल्ली से कहाँ लाते हैं लोग? अपने रिसोर्सेज भी तो दिल्ली से मैम, जैसे बताया कि मैंने IRI में मेरे कई सारे मित्र हैं, उनके स्टोर में जाती है, तो अच्छा, मेरे लिए आप वो मंगा देते हैं। मैं स्पेशल कहीं से बाय करने नहीं जाती हूँ, मैं भी आउटसोर्स कर लेती हूँ। चलिए। But there's an idea, हाँ जी, if we जो हमारा प्लांट बाजार हो रहा है 7th को, हाँ तो जी। just in case people are interested, they may write down their requirement and we can request Anurag to have it available. चलिए देखिए, we'll see, अदरवाइज ज्योति जी को भी कह सकते हैं, ज्योति ढांडा जी भी आ रही हैं, she has a, we'll sort that, ठीक है? चलिए, let's see some other questions now. ओके, नाम गुड परलाइट हो गया। ओके, फॉर रीपॉटिंग वो तो चेंज ऑफ पॉटिंग मिक्सचर आपने बता ही दिया, इसको वो कर सकते हैं, वापस रीस्ट्रेंथन करके कर सकते हैं। वाटरिंग एंड टिलिंग इंस्ट्रक्शन, इसमें वाटरिंग का क्या रहना चाहिए और इसकी गुड़ाई तो ज्यादा नहीं करती पड़ती? नहीं मैम, गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, गुड़ाई की जरूरत वाटरिंग नहीं की पड़ती है। क्या रिक्वायरमेंट है? वाटरिंग वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है वही जो कहते हैं यूनिवर्सल थंब रूल है, टच एंड फील। जब हम टच करेंगे, हमारा ऊपर देखने से भी ड्राई सा फील होता है, और टच एंड फील जब हम टच करेंगे हमें ड्राई लग रहा है, देन इसको हम वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी विंटर में वंस इन ए वीक आती है, और समर में ऑल्टरनेट डे या डेली, वो डिपेंड्स करता है। ओके, तो एडीनियम अगर इसमें पॉट करते हैं, जैसे आपने एडीनियम पॉट किया हुआ था, तो इसमें थोड़ा खंगर मिला सकते हैं? यस मैम, इसको एडेनियम या बोनसाई के लिए इस मिक्सचर में हम कोयले का चूरा, हाँ जी, खंगर, इसके साथ साथ जो गमले का टूटा हुआ वो ब्रिक, पाउडर चूरा हो जाता है। ब्रिक का वो चूरा है वो ले सकते हैं, ईंट का चूरा, और थोड़ी सी फंगीसाइड, क्योंकि एडेनियम में रॉटिंग बहुत जल्दी होती है, फंगस की अटैक। तो और इसमें सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के साथ साथ जो एडिशनल जो हम मिलाते हैं, कोयला और जो ब्रिक का चूरा हो गया या फिर खंगर है, तो उसमें जो भी पैथोजेंस है उसको हटाने के लिए थोड़ा सा फंगीसाइड हम मिला सकते हैं। ट्राइकोडर्मा के अलावा और कौन सा ऑर्गेनिक फंजीसाइड आप कर सकती हैं रेकमेंड? अभी तो मैं ट्राइकोडर्मा यूज कर रही हूँ मैम। ट्राइकोडर्मा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके 2 स्ट्रेन है, ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम और एक और स्ट्रेन है, मुझे याद नहीं है वो, लेकिन हाइड्रोजेनियम की वो पाउडर आ रही है मार्केट में, इट्स अवेलेबल इन मार्केट। एक ही पता ट्राइकोडर्मा वर्ड है क्योंकि वो लीफ माइनर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है उसका। यस। चलिए, मैं और अगला क्वेश्चन देखती हूँ। How much is required in one pot of 8 inches? You'll have to put that and see, ma'am, how much your plant pot I takes. can't do all that, Deepa, you know that, so please do it yourself. This is Mrs. Basil. Sorry, ma'am. Batao bhai. How much is required for about 10 pots of about 8 inches? Rashmi. इन पॉट्स के लिए मैम, हाँ, साइज ऑफ पॉट, व्हाट इज द साइज ऑफ पॉट? 8 इंच पॉट में करना हो तो कितना, 10 पॉट में कितना लगेगा ये सब? 8 इंच मैम, एक 8 इंच के पॉट में लगभग 1.5 kg मिक्सचर जाएगी, तो Thank आप कर लीजिए 8 में कितना, और then I'll calculate. Thank you so much. 12 kg soil spotting media required for the. Thank you so much. तो आपने जो इसमें वर्मी कंपोस्ट बताया था आपने मिक्सचर बनाने का 1:1:1 के बाद वर्मी कंपोस्ट कितनी, अपना काउडंग मैन्योर जो भी है कितना डालना था रश्मि? जितने भी जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ मैम, वॉल्यूम के हिसाब से 1 पार्ट वर्मीकुलाइट, 1 पार्ट परलाइट, 1 पार्ट कोकोपीट पाउडर, जितना मिक्सचर तैयार हुआ उतने उस मिक्सचर के इक्वल अमाउंट में वर्मी कंपोस्ट मिलानी है। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? आपने इतने आराम से समझाया, आई थिंक पीपल हैव एब्जॉर्ब, और तो क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे।
ingredient or mixture. अच्छा हाँ, how often should we use fertilizer? आपने कहा ना हर 15 days में देती हैं. हाँ 15 डेज इंटरवल मैम. एक 15 दिन पे पहले हम एनपीके यूज करेंगे, बायो एनपीके रूट जोन में. देन आफ्टर माइक्रोन्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे करेंगे. बायो Alternate एनपीके 50 कौन सा days होता है? बायो एनपीके कौन सा होता है रश्मि? बायो एनपीके मैम आईसीआर की प्रोडक्ट है. अभी तो क्रीफको भी, इफको या क्रीफको की आ गई है कमर्शियल स्केल पे. जो मैं यूज करी हूँ आईसीआर का प्रोडक्ट है मैम, वो मऊ में है माइक्रोबियल रिसर्च सेंटर, वहां से मैं लेकर आई थी. लेकिन अभी ये क्रीफको या इफको का कमर्शियल स्केल पे भी आ गया है इस साल. सागारिका जो उनका है. सागरिका इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैम. ओके, और दूसरा उनका नया आ गया. हाँ, बायो एनपीके के नाम से सर्च करने पे मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा चलिए, अब लोग ये पूछ रहे कैन वी सी योर प्लांट्स? वो तो she will put the plants, मैं no? मैम अभी आपको अपने कुछ वीडियो शेयर कर दूंगी. अभी रिसेंटली लास्ट मंथ की एक वीडियो है और एक तो फरवरी की है जो पहले आपने देखा था, तो आप उनको दिखा दीजिए. बाकी मैं कोशिश करूंगी मैं दिखा दूं, क्योंकि अभी तो सारे अभी सीड लगाए हैं तो सीडलिंग स्टेज में है, बहुत नहीं छोटे छोटे वैसे भी अभी जस्ट. देखिए सेटअप करने में भी टाइम लगता है. शक्ल दिखाएं तो अच्छी दिखाएं ना. फिर अंडर प्रिपरेशन नर्सरी स्टेजेस क्या दिखाएंगे, राइट? we We'll should wait for it. We'll wait for it for the plants for to a be of video to good come, size. and then we'll have one day we'll take a view of everybody's garden and balcony. I think जब तक ये pandemic है, that's the only way we can keep ourselves busy. I think all the questions are done. Vivek, are you there? Hello, Vivek ji. There, Vivek ji is not there. Jyoti is So also not Vivek- there. Huh? Jyoti भी नहीं है क्या? I don't know. 1 minute, let me just check because I can see Vivek as the host. नहीं, ज्योति भी नहीं दिखाई दी मुझे. 1 minute, I'll try and share the certificate with you, Rashmi, as a token of our appreciation. थैंक यू मैम. हाँ, Vivek ji is here. Vivek, have you taken the photograph?